हाँ, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इकौना श्रावस्ती। आज हम सजीव वस्तुओं पर चर्चा करेंगे और इस इकाई में कुछ बिंदुओं जैसे लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव वस्तुएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, रिलेटेड एक्टिविटीज़, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स आदि के बारे में जानेंगे। आप अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जिनमें से कुछ प्रकृति में स्वयं उत्पन्न होती हैं और कुछ को मनुष्य बनाता है। आपको महसूस होगा कि मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं और प्रकृति में स्वतः उत्पन्न वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। अर्थात उपलब्ध स्रोतों के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक वस्तुएं, नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं। हमारे आसपास के संपूर्ण वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सजीव वस्तुएं, सेकंड निर्जीव वस्तुएं, थर्ड मृत वस्तुएं। ऐसे जीव जिनमें जीवन होता है तथा जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं सजीव कहलाते हैं। जीवन क्या है? जीवन अर्थात लाइफ, जीवन बहुत सी जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं का परिणाम होती है। अर्थात ये बायोकेमिकल रिएक्शंस का परिणाम होती है, और जब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कार्य करना बंद कर देती हैं तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्रत्येक सजीव के कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर उसकी पहचान होती है। इसमें शामिल है जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आकृति एवं माप, शेप एंड साइज, पोषण दैट इज न्यूट्रिशन, श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन, उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन, वृद्धि यानी ग्रोथ, प्रजनन दैट इज रिप्रोडक्शन, उपापचय दैट इज मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी, गति अर्थात मोशन आदि या लोकोमोशन कह सकते हैं। बात करें जीवन चक्र की, दैट इज लाइफ साइकिल की बात करें तो सजीवों का जीवन चक्र होता है। ये जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं, इनमें वृद्धावस्था आती है तथा कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती हैं। जैसे मनुष्यों के जीवन चक्र की बात की जाए तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज्ड एग बनता है, उससे फीटस का निर्माण होता है, फीटस से बेबी, बेबी से चाइल्ड, चाइल्ड से टीनेजर, टीनेजर के बाद में एडल्ट बनते हैं, एडल्ट फिर बाद में ओल्ड एज, और ओल्ड एज के बाद में जब शरीर का क्षीण हो जाता है अर्थात यानी वो जैव रासायनिक क्रियाएं लास्ट में उसकी वो करना बंद कर देती हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मनुष्य का जीवन चक्र है। इसी तरह से पौधों की बात करें तो पौधों के सीड्स होते हैं, सीड्स से उसका जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग होती है, उससे स्मॉल ट्री बनते हैं, ग्रोइंग ट्री होता है,
फिर बाद में मैच्योर ट्री बनता है जिसमें सीड्स एंड फ्रूट्स बनते हैं। फिर उसके बाद में उससे उसी सीड्स से फिर नए पौधों का जर्मिनेशन होता है और उससे नया पौधा बनता है। तो ये पौधों का जीवन चक्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन जीवों के शरीर में जीव पदार्थ एक या अनेक सूक्ष्म एवं कलायुक्त पृथक इकाइयों के रूप में होता है। इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। अनेक कोशिकाएं एक कोशिकीय जीवों के रूप में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती हैं, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों का काम करती हैं। ये कोशिकाएं ऊतकों, अंगों एवं अंगतंत्रों में संगठित होती हैं। आगे बात करते हैं हम आकृति एवं माप, अर्थात शेप एंड साइज की बात करता हूँ। सजीवों की अपनी अपनी किस्म व जात के अनुसार आकृति एवं माप निश्चित होती है, इसलिए हम इन्हें अलग अलग पहचान लेते हैं। आगे बात की जाए न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की। सजीवों में वृद्धि एवं विकास तथा ऊर्जा के लिए भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के लिए हमारी वनस्पतियां वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल एवं लवण ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की सहायता से पोषक पदार्थ अर्थात अपने लिए भोजन का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शंस है 6CO2 + 12H2O, इट गिव्स आउट C6H12O6 अर्थात भोजन या ग्लूकोज अर्थात मुख्य उत्पाद की बात की जाए तो ग्लूकोज होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन प्राप्त होती है एंड H2O प्राप्त होता है। इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जंतु पौधों द्वारा संश्लेषित पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करके जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मनुष्य के पोषण की प्रक्रिया में शामिल है भोजन को ग्रहण करना, फिर उसका पाचन होता है। पाचन के पश्चात पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर स्वांगीकरण, फिर अपाच या अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण होता है। ये मनुष्य में शोषण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन। सजीव पोषक तत्वों को वायुमंडल की ऑक्सीजन की सहायता से विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा CO2 मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। जीव रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसमें ग्लूकोज अर्थात भोजन का मुख्य घटक है, मुख्य पोषक पदार्थ होता है। वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण या विघटन होता है और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा एनर्जी प्राप्त होती है, ATP प्राप्त होती है, जिसका हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को यानी सजीव जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की बात की जाए तो पोषक पदार्थों का वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होना ऑक्सी श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्सी श्वसन में यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन द्वारा ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसे अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। कुछ जीवों की बात की जाए और उसमें श्वसन अंगों की बात करें तो मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है, फेफड़ों द्वारा सांस लेता है।
मछली गलफड़ों द्वारा, मेढक फेफड़े तथा त्वचा द्वारा, पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, उत्सर्जन। सजीवों में पोषक पदार्थों के जारण के फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। कुछ जीवों की बात की जाए उनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं, जैसे मनुष्य व अन्य जीव जंतु की बात की जाए तो पसीना, मल, दुर्गंध युक्त गैसें, ये सब उत्सर्जित पदार्थ होते हैं इसके। पेड़ पौधों की बात करें तो इनके उत्सर्जित पदार्थ जो गोंद, रेजिन, तेल, लैटेक्स आदि ये सब जो होते हैं पेड़ पौधों के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, ग्रोथ अर्थात वृद्धि की बात कर रहा हूँ। सजीव पोषक पदार्थों को अवशोषित कर जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है अर्थात शरीर की वृद्धि होती है। इसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं। इसमें शरीर की माप में वृद्धि के साथ साथ इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जटिलता भी बढ़ती जाती है। प्रजनन दैट इज रिप्रोडक्शन। सजीवों में अपने जीव द्रव्य से अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यही गुण प्रजनन कहलाता है। इसी से प्रत्येक जीवजात का पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता है। प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अगली पीढ़ी के सदस्यों की उत्पत्ति करके स्वयं क्षीण शरीर एवं वृद्ध हो जाते हैं और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। उपापचय दैट इज मेटाबॉलिज्म। सजीव कोशिकाओं में अनेक रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का निरंतर रूपांतरण होता रहता है। यह प्रक्रिया उपापचय कहलाती है। इसके दो पहलू हैं। प्रथम पहलू उपचय होता है, इसमें पोषक पदार्थों का संश्लेषण होता है, तथा दूसरे चरण में अपचय अर्थात इसमें पोषक पदार्थों का विघटन होता है। उपापचय सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। संवेदनशीलता की बात की जाए, सेंसिटिविटी। सजीव अपने वातावरण में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं एवं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये शरीर के बाहर के वातावरण में भी होते हैं। शरीर के बाहर के वातावरण की बात करें तो प्रकाश, ध्वनि, दाब, गुरुत्वाकर्षण, ताप आदि। शरीर के भीतर की बात की जाए तो भूख, प्यास, पीड़ा आदि। हम मानव संवेदी अंगों की बात की जाए तो मानव संवेदी अंगों में जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, तो ये सब क्या हैं, मानव संवेदी अंग होते हैं। जैसे त्वचा का काम होता है, त्वचा जैसे का काम जैसे ताप के प्रति संवेदी होता है। नाक की बात की जाए तो गंध के प्रति संवेदी होता है। इसी तरह से कान ध्वनि के प्रति संवेदी होता है, जीभ स्वाद के प्रति संवेदी होता है। इसी तरह से पौधों की बात करें तो पौधों में बहुत सारे पौधे, जैसे एक छुई मुई का पौधा आप लोगों ने सुना होगा, अगर जिसको टच कर लीजिए तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो संवेदनशीलता का ही परिणाम है। गति, आगे बात कर रहे हैं हम मूवमेंट की। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। पूरे शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों के हिलने डुलने की क्रिया गति है, मोशन है। पौधों में यानी पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में धंसी रहती हैं, जिसके कारण वो गमन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन शारीरिक गति उसमें होती है। निष्कर्ष की बात की जाए तो सजीव तथा निर्जीव को उनके समान लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है।
जो उनके सजीवों के सामान्य लक्षण हैं। यदि उन सामान्य लक्षणों से किसी पदार्थ की लक्षण भिन्न हैं तो वो निर्जीव होता है, अन्यथा वो सजीव होंगे। गतिविधियाँ, दैट इज एक्टिविटीज़ की बात करें। गतिविधि नंबर 1, यह गतिविधि कराने से पूर्व बच्चों को सजीवों के सामान्य लक्षण जैसे सजीव भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं आदि पता है। कैसे खेलें? तो सबसे पहले वहाँ पर उपस्थित बच्चों को उनकी संख्या के आधार पर समूह बनाना है। इसके पश्चात शिक्षक कक्षा कक्ष में पहले से कुछ सजीवों के लक्षण संबंधी चित्र उपलब्ध कराएगा तथा प्रत्येक समूह से सजीवों के लक्षण जैसे सांस लेना, गति करना, पोषण आदि पर प्रश्न करेगा। यदि समूह चित्र देखकर लक्षण संबंधी उत्तर दे देता है तो उस समूह को 1 अंक दिया जाएगा, अन्यथा टास्क अगली टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इससे अब आउटकम्स क्या निकलेंगे? आउटकम्स अर्थात निष्कर्ष क्या निकलेंगे? इस खेल से बच्चे सजीवों के लक्षण से परिचित हो सकेंगे तथा सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाएंगे। बच्चे जिज्ञासु बनेंगे। इसी के बाद गतिविधि नंबर 2 की बात करते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक सजीव और निर्जीव वस्तुओं से संबंधित चित्र को मेज पर उपलब्ध कराएगा तथा बच्चों से चित्र उठाकर सजीव और निर्जीव में अंतर करके ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखने को कहेगा। आउटकम्स की यदि बात की जाए तो क्या आउटकम्स निकलेगा? इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर कर सकेंगे, उनके परिवेश में उपस्थित सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं के बारे में जान सकेंगे और जिज्ञासु बनेंगे। जंतुओं और पौधों में अंतर। जंतु प्रचलन अर्थात स्थान परिवर्तन करते हैं, अर्थात जंतुओं में गमन होता है। पौधे स्थिर होते हैं। जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। शारीरिक संरचना एवं संगठन जटिल होता है। पौधों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। शारीरिक संरचना एवं संगठन सरल होता है। जंतु इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है और पौधों में ये पाया जाता है। जंतु विषमपोषी होते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन CO2 तथा जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में इतना है।